नमस्कार दोस्तों, हाई टू चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी और जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर के लिए पर्यावरण अध्ययन का पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला है आपका लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीपीएससी 2022। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। ये पूरे 12 मंथ का कोर्स है। तो जो लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है 100 डेज, ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 3 मंथ का ये कोर्स है। आर प्रीलिम्स 2021 बैच ये स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से। तो जो लोग आर बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच सोशियोलॉजी ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, 5 मंथ का कोर्स है। उसके बाद यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच पॉलिटिकल साइंस ये स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। ये भी 5 महीने का कोर्स है। तो जो लोग इनमें से किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2021 100 जो डेज का बैच है ये आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। और यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल क्लियर करने का ब्रह्मास्त्र कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15-18 फरवरी से। तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। आर है प्रीलिम्स बैच, ये 90 दिन का कोर्स है। इसमें आपको पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका कि उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकों की संख्या व उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होता है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है आपका कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो नीचे दिए गए कूट से आपको उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जब कोई जल निकाय खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को वह प्रेरित करता है। तो इस प्रक्रिया को सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में वह कमी आती है। तो दोनों ही सही है, यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है वो आपका तीसरा, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है।
तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और इससे स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को हम एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहेंगे। तो बी विकल्प सही होगा। और चौथा जो प्रश्न है वो आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है और दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता वह पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो यदि पूछा जाए पृथ्वी पर जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वह दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और पांचवा जो प्रश्न है वो आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यह है लाइकेन्स। ये विकल्प से हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं और ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये विकल्प सही होगा यहाँ। और छठवां प्रश्न है आपका गैस जो कि धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा यहाँ। तो डी विकल्प सही हुआ है यहाँ मीथेन। प्रश्न है कि जो गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह मीथेन गैस है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। तो ये गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है। सी विकल्प से हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना और सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक और उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसका सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। और अगला जो प्रश्न है आपका 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह है दीव। सी विकल्प से हो जाएगा। आपको पता होगा कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को जो है विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। तो अब यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 आपको सही करना है और राज्यों की संख्या जो है 28 है। लेकिन जो है यहाँ पूछा गया 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह दीव है। ये 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह बन गया था। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा जैव विविधता अधिनियम, तीसरा है प्रोजेक्ट टाइगर और चौथा है प्रोजेक्ट हाथी। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 1972 हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम ये आपका 2002 होगा। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 हो जाएगा और प्रोजेक्ट हाथी ये आपका 1992। तो क्रम से देखा जाए तो आपका 1 3 4 2 यानी कि विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षतियों प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा उल्टा यू आकार का। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जिसे EKC कहते हैं, ये पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तथा प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध ये प्रदर्शित करता है और आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति GDP के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट गई और उच्च आय स्तरों पर यह आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण में सुधार प्रदर्शित हुआ। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति GDP का उल्टा यानी कि यू आकार का एक फंक्शन है। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि केवल राज्य के निदेशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार जो है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A(G) के अंतर्गत जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति वह दया भाव रखे। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से। तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जो है 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जो कि जापान में है, में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु जो है लक्षित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं। बाकी कार्टागोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन ये अनवरत जैविक प्रदूषक से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो इसके पहले जो है स्टार्टिंग में ही हम बताएं कि घटती है, तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी कि वह घटता है। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा वह घटता ही जाता है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। तो यह है नीला हरा शैवाल, डी विकल्प से हो जाएगा। नील हरित शैवाल ये जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में जो है संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, बी विकल्प से हो जाएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु ये किए गए उत्कृष्ट जो है कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ष 1987 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी ये पाए जाते हैं। भारत में जो है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है प्रमुख हैं। पूर्वी हिमालय है, ये याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय हो गया आपका। उसके बाद जो है पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट के बाद जो है आपका आता है म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही जो है ये भाग है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो यह है नीति आयोग, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सतत विकास लक्ष्यों जो कि एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था जो है वह नीति आयोग है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो यह है आपका SDG 6, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था।
तो ये किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि ये शामिल थे, कि रोम के एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई और इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया था। तो प्रश्न वही पूछा गया है कि समृद्धि की सीमा यानी कि द लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा। और अगला जो प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, तो ये रखा गया है 2030 तक, बी विकल्प से हो जाएगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां, जिसे COP14 कहते हैं, ये सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था और इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है वो आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है वनों के अंतर्गत है, तो यहाँ पर जो है आपका सी विकल्प से हो जाएगा 21.67%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है वनों का, भारत में वनों का क्षेत्रफल जो पूछा गया है कितने प्रतिशत है, तो 21.67। वहीं वनावरण प्लस वृक्षावरण यदि पूछा जाता तो यह 24.56% है। तो यहाँ पर जो है आपका सी विकल्प से हो जाएगा, केवल वन का प्रतिशत पूछा गया है 21.67%। और अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे, 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो यह है फसली भूमि, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। जल तंत्र हो गया, उसके बाद आपका घास का मैदान और वर्षा वन, ये प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं, जबकि फसली भूमि ये मानव जनित जीवों यानी कि बायोम का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, तो यह कंगारू चूहा, डी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है यह, तो यह जामनगर में है, गुजरात में, बी विकल्प से हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCMB ये गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है और इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है और यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है, यानी कि PPP मॉडल पर जो है ये पहला अनुसंधान है। अगला जो प्रश्न है वो आपका, डचगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है यह, तो यह हंगुल या कश्मीर इस टैग से संबंधित है, डी विकल्प से हो जाएगा। कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही जो है डचगाम राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं, लेकिन डचगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से ये हंगुल या फिर जो है कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल जो है ये लाल हिरन की एक उप प्रजाति है जो कि केवल कश्मीर में ही पाई जाती है और डचगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है याद रखिएगा ये 1981 में हुई थी और यह उद्यान जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, 22 मई, बी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जो है जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो यह स्ट्रेटोस्फियर यानी इसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, सी विकल्प से हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर जिसे समताप मंडल कहते हैं, उसके बाद मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल, उसके बाद आता है आपका एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। लेकिन ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता वह स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक ऊष्मन
यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जो है निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की और उपरोक्त सभी की। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जो है आपका चक्रवात की, तूफान की और बवंडर की, इन सभी की जो है ये वैश्विक कुष्मन यानी देखा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग ये पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। IPCC एक जो है संस्था है, इसके अनुसार वैश्विक कुष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर आपका बढ़ेगा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगा, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की जो है बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों जो है ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का जो है पहला पार्ट, जो कि आपके GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और UPPSC एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।